सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में कब किया जाना चाहिए, वेदर योर बेबी इज हैविंग 2 हैंड्स 2 लेग्स, जितना ब्रेन डेवलप हुआ है वो नॉर्मल है या नहीं। एंटी स्कैन में हाई रिस्क आने के बाद क्या टर्मिनेट करना जरूरी है? मेरे एक पेशेंट ने इन्वेसिव टेस्टिंग नहीं की क्योंकि उसको लगा कि इससे अबॉर्शन हो जाएगा। अभी आप रिस्क ऑफ मिस कैरेज की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये रिस्क होता है, बट बहुत कम। आप इमेजिन करो, आप ड्राइव कर रहे हो और आपका लेफ्ट ब्रेन बोल रहा है राइट मुड़ना है, राइट बोल रहा है लेफ्ट मुड़ना है, और इफ दे डोंट टॉक टू ईच अदर एक्सीडेंट हो सकता है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ जब कंफर्म होती है तो घर में पूरा खुशियों का माहौल हो जाता है। हर एक प्रेग्नेंट कपल के लिए या घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ होती है जो बहुत सारा जॉय एंड हैप्पीनेस लाती है। लेकिन 12 वीक्स में या पहले स्कैन में सोनोग्राफी में कुछ एबनॉर्मलिटी आती है और सारी खुशियों पे पानी फिर जाता है। ऐसे टाइम पे कपल्स को एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि आगे क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए या कोई स्पेशल टेस्ट करना चाहिए या अबॉर्शन करना चाहिए। और ऐसे सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमने ये पॉडकास्ट अरेंज किया है। मैं डॉक्टर किरण मोरे, न्यूरोटोलॉजिस्ट, आई एम हेडिंग वन ऑफ द एडवांस टर्शियरी एनआईसीयूज इन थाने एट एमआरआई चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। और हमने इनवाइट किया है एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सलोनी सावस्कर, जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग की है बैंगलोर फीटल मेडिसिन सेंटर से। ऐसे सब अनोमलीज को डिटेक्ट करने के लिए जो स्कैन्स लगते हैं, स्पेशलाइज्ड स्कैन, एनोमली स्कैन या फीटल एकोकार्डियोग्राफी और एमनियोसेंटेसिस, कोरियनिक विलस बायोप्सी और बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशन जो प्रेगनेंसी के दौरान किए जा सकते हैं और इन सवालों का जवाब मिल सकता है। सो जानते हैं बहुत सारे सवालों का जवाब इस पॉडकास्ट के थ्रू with Dr. Saloni Savaskar. So, Dr. Saloni, what is the role of fetal medicine specialist in pregnancy? So whenever a pregnant woman visits an obstetrician, यहाँ पे हमारे पास 2 पेशेंट्स होते हैं, एक पेशेंट और एक उसके अंदर पलने वाला बेबी। So fetal medicine specialist basically looks after the baby, the health of the baby, कि सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में कब किया जाना चाहिए, ड्यूअल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट ये कब करना चाहिए, एक एनॉमली स्कैन कब करना चाहिए, फिर एनॉमली स्कैन में क्या क्या आप देख सकते हो, बेबी के स्ट्रक्चर्स, बेबी को कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स है कि नहीं, फिर ग्रोथ स्कैन में हमने क्या क्या देखना है, जैसे बेबी का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है, तो फ्लूइड अराउंड द बेबी, एमनियोटिक फ्लूइड बेहतर है, फिर बेबी को जो जाने वाला ब्लड सप्लाई है ये ठीक है कि नहीं। ऑल्सो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ट्विन्स, ट्रिपलेट्स, मतलब जब 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, इवन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी में हर एक पेशेंट को एंटी स्कैन करना क्यों ज़रूरी है? सो एंटी स्कैन यानी न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन इज द स्कैन विच इज़ डन बिटवीन 12 to 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। सो इसमें हम लोग आपके बेबी को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं इसका रिस्क देखते हैं। वी लुक एट डिफरेंट मार्कर्स लाइक नेजल बोन है, न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी है। Secondly, we also assess the risk of your baby having structural problems, right. Basic structural abnormalities, whether your baby is having 2 hands, 2 legs, जितना brain develop हुआ है वो normal है या नहीं, जितना heart develop हुआ है वो normal है या नहीं। Secondly, we can also assess if the mother is at a risk of developing high blood pressure later on in pregnancy. अगर ये होता है तो we can start them on preventive medicines. Right. So it's an earlier scan which tells you if the pregnancy is going well or not. Yes. Right? Okay. Yes. So Dr. Saloni, what is this dual marker and triple marker test and pregnancy में क्यों suggest किए जाते हैं? सो ड्यूअल मार्कर टेस्ट बेसिकली एक ब्लड टेस्ट होता है जो हम 12 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में करते हैं। इसमें वी टेक द मदर्स ब्लड एंड एक हार्मोनल चेक किया जाता है। ओके, वी लुक फॉर 2 हार्मोन्स एंड देन वी गेट अ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट किसके लिए? डाउन सिंड्रोम के लिए या अदर कॉमन क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसका रिस्क असेसमेंट करते हैं। एंड दिस इज़ डन एट 12 to 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। इसका एक्यूरेसी अगर हम एक अच्छे स्कैन के साथ कंबाइन करेंगे तो इसका एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80 to 90% होता है। ट्रिपल मार्कर टेस्ट पहले ज़माने में किया जाता था, राइट नाउ इट इज़ ऑब्सोलीट एंड शुड नॉट बी डन। Okay, so basically it's adding more information along with the scan. To the nuchal translucency scan. Right. Okay. एंटी स्कैन में हाई रिस्क आने के बाद क्या टर्मिनेट करना जरूरी है? No, this is an absolute misconception. हर एक बेबी को चांस ऑफ सर्वाइवल देना ज़रूरी होता है। जब हाई रिस्क आता है एंटी स्कैन में फॉर डाउन सिंड्रोम, हम सर्टेन टेस्ट कर सकते हैं टू कंफर्म दैट। एक टेस्ट होता है नीडल टेस्ट या इन्वेसिव टेस्ट, जिसमें हम एक नीडल डालते हैं थ्रू द मदर्स टमी, वी टेक द प्लासेंटल टिश्यू और हम उसको जेनेटिक लैब में भेजते हैं।
इसका रिजल्ट अराउंड 1 वीक या 3 to 4 वीक्स में आ जाता है, Right. जिसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी या नहीं करना है. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम आगे के प्रेगनेंसी में होगा या नहीं. सो इन्वेजिव टेस्ट इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट. राइट. सो डोंट जंप टू कंक्लूजन और टर्मिनेट ना कीजिए, बल्कि इन्वेजिव टेस्ट का सहारा लीजिए. डॉक्टर, कभी कभी सोनोग्राफी में बेबी में प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है और टर्मिनेशन का डिसीजन के पहले एम्नियोसेंटेसिस करना चाहिए, कोरियोनिक विलस बायोप्सी. सो एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग दोनों भी इन्वेजिव टेस्ट है, नीडल टेस्ट है. द ओनली डिफरेंस इज कि हम लोग कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग 15 वीक्स के पहले करते हैं और एमनियोसेंटेसिस 15 वीक्स के बाद. आप इमेजिन कीजिए कि आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें एक वाटर फिल्ड बलून रखा है जो इनिशियली छोटा है. अगर आप वो बॉक्स से नीडल डालेंगे अंदर, जब वो बलून छोटा है तब वो बलून फूटने का चांस ज़्यादा होता है. जब बलून और बढ़ जाएगा सो दैट इट टचेस द वॉल्स ऑफ द बॉक्स, और जब हम लोग उसमें नीडल डालेंगे तब उसका फूटने का चांस कम होता है. कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग में हम बेसिकली जो बेबी के अराउंड जो प्लासेंटा होता है, हम लोग उसमें नीडल डाल के प्लासेंटल टिश्यू लेते हैं. हम लोग वो बलून के अंदर नहीं जा रहे हैं. In amniocentesis, we are going through the amniotic cavity through the balloon. And जब वो बढ़ जाता है, मतलब जैसे weeks of gestation बढ़ जाते हैं, वो बलून फूटने का चांस नीडल के वजह से कम हो जाता है. Okay. That is why we do amniocentesis after 15 weeks and chorionic villus sampling before 15 Okay, weeks. that makes sense. डॉक्टर, मेरे एक पेशेंट ने इन्वेजिव टेस्टिंग नहीं की क्योंकि उसको लगा कि इससे अबॉर्शन हो जाएगा. क्या ये सच है? सो इन्वेजिव प्रोसीजर मतलब नीडल टेस्ट, इसमें डेफिनेटली थोड़े प्रोसीजर रिलेटेड रिस्क्स होते हैं. थोड़े माइनर रिस्क्स होते हैं, जैसे पेशेंट को पेन हो सकता है, क्रैम्पीनेस आ सकता है, कभी कभी थोड़ा ब्लीडिंग भी हो सकता है. समटाइम्स इट कैन इवन लीड टू इन्फेक्शंस. अभी अब रिस्क ऑफ मिसकैरेज की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये रिस्क होता है, बट बहुत कम, 0.5%. यानी 200 प्रेगनेंसीज में एक प्रेगनेंसी का अबॉर्शन का रिस्क होता है. वो भी अगर आपने एक अच्छे एक्सपर्ट के साथ किया है तो ये रिस्क और भी कम हो जाता है. ओके, तो इतनी भी चिंता करने की बात नहीं है. यस. अच्छा, एनोमली स्कैन कब करना चाहिए और उसमें क्या क्या देखते हैं? सो एनोमली स्कैन एक ऐसा स्कैन होता है जो हम 18 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में करते हैं, और इसमें हम लोग बेसिक एनाटॉमी बेबी का डेवलप हुआ है कि नहीं वो देखते हैं. इज़ द ब्रेन डेवलप प्रॉपरली, फेस में 2 आईज है क्या, लिप्स अच्छे हैं क्या, आर देयर 2 हैंड्स, आर देयर 2 लेग्स, हार्ट कैसा है बेबी के, लंग्स कैसे है बेबी के, स्टमक कैसा है बेबी का, ये सारी चीज़ें देखते हैं. सेकेंडली, इवन इन द एनोमली स्कैन हम एक जेनेटिक सोनोग्राम करते हैं, मतलब हम मार्कर्स फॉर डाउन सिंड्रोम भी देखते हैं. नेजल बोन अच्छे से डेवलप हुआ है कि नहीं, सेरेब्रल वेंट्रिकल्स जो बोलते हैं वो अच्छे से डेवलप हुए कि नहीं, आर द किडनीज ऑल राइट. ये सारी चीज़ें हम लोग एनोमली स्कैन में देखते हैं. ओके. अच्छा, फीटल एको टेस्ट कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? सो फीटल एको इज़ अ टेस्ट इन विच हम बेबी का हार्ट और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं. इट इज़ यूजुअली डन अराउंड 22 to 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. अगर आपके बेबी को आपके एनोमली स्कैन में कोई कार्डियक डिफेक्ट डायग्नोज हुआ है, या फिर इफ़ द मदर इज़ हैविंग सर्टन कॉम्प्लिकेशंस लाइक डायबिटीज़, या फिर अगर आप ट्विन्स है, ट्रिपलेट्स है, देयर आर लॉट ऑफ इंडिकेशंस फॉर विच अ फीटल एको इज़ डन. ठीक है. सो हम फीटल एको में, लाइक आई सेड, वी स्टडी द फीटल हार्ट इन डिटेल. इसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है कि वी फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म द डायग्नोसिस. जो एनोमली स्कैन में जो डायग्नोसिस है वो ही है या कुछ और है, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस एक बेबी का क्लिनिकल पिक्चर डिलीवरी के बाद बहुत चेंज हो जाता है. ऑल्सो ये जो बेबीज़ है जिनमें कार्डियक डिफेक्ट्स होती है, दे हैव टू बी मॉनिटर्ड इन अ हाई रिस्क सेटअप विद अ वेरी गुड NICU, विद अ वेरी गुड नियोनेटोलॉजिस्ट. आप एक नियोनेटोलॉजिस्ट है, सो आपका क्या एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू दिस? श्योर, आई मीन हैविंग एन इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी हैंडी. सो अगर हमें पहले से पता है कि बेबी के हार्ट में क्या इशू है, तो हम उस हिसाब से डिलीवरी के बाद जो करना है ट्रीटमेंट उसको प्लान कर सकते हैं और डिलीवरी के टाइम पे प्रेजेंट रह सकते हैं. सो इट्स वेरी यूजफुल. आप मुझे और थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं विद सम एग्जांपल्स एज टू क्या इंटरवेंशंस आप कर सकते हो इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी? या सो सी देयर आर मेनी टाइम्स जब बेबी बॉर्न होते हैं तो वो फीटल सर्कुलेशन में रहते हैं, तो काफ़ी टाइम देते हैं अपने को उसको स्टेबलाइज करने के लिए. बट देयर आर सर्टन कंडीशन जहाँ पे बहुत क्रिटिकल होता है टाइम. जैसे एक होता है TGA बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, जहाँ पे आर्टरीज अपोजिट चेम्बर से आते हैं. वहाँ पे हार्ट में मिक्सिंग होना बहुत ज़रूरी है, और कुछ कंडीशंस में सेप्टम या हार्ट में मिक्सिंग के कोई होल्स अवेलेबल ही नहीं रहते, तो हम इमीडिएटली प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, जाकि जो डक्टस होता है जो नॉर्मल फीटस में प्रेजेंट होता है उसको वो क्लोज ना हो.
उसके बावजूद भी कभी कभी इमरजेंसी हार्ट में होल क्रिएट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं बलून सेप्टोस्टोमी। सो कार्डियोलॉजिस्ट को अवेलेबिलिटी होना, वो इंटरवेंशन जल्दी करना भी बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज बेबी की लाइफ भी जा सकती है। कभी कभी बेबी के हार्ट के अंदर उसका हार्ट रेट बहुत कम होता है, कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। तो बेबी का हार्ट नॉर्मली जैसे 150 होता है, तो इस बेबीज़ में 40-50 बीट होता है। तो पेट के अंदर ये बच्चे हार्ट के फंक्शन पुअर होने के कारण उनके शरीर में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, हार्ट के अराउंड, लंग्स के अराउंड और बॉडी के अंदर, तो उसको फीटल हाइड्रोस बोलते हैं। तो ऐसी प्रेगनेंसी अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो रिस्क होती है कि बेबी का डेथ हो जाए पेट के अंदर, तो उनको जल्दी डिलीवर करना पड़ सकता है कभी-कभी प्रीमेच्योरली भी। और हमारे एक कंडीशन में ऐसा था कि देयर वाज़ अ पॉसिबिलिटी कि बेबी का हार्ट इनफ ही नहीं होगा, बीट करेगा कि उसको सपोर्ट करे। तो हमें थिएटर में हमारे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल थे, न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल थे, और हमने जैसे ही बेबी डिलीवरी हुआ उसको चेस्ट ओपन करके उसको इमरजेंसी पेसिंग करनी पड़ी, Wow. और उसके पेसिंग के ऊपर ही बेबी सर्वाइव हुआ, फिर धीरे परमानेंट पेसिंग करना पड़ा। सो देयर आर लॉट ऑफ इंटरवेंशंस which can be done at the time of the delivery, so having an information in hand is very वेरी crucial. इंपॉर्टेंट। लॉट ऑफ टाइम जब मैं स्कैन करती हूँ तो किडनीज में डायलिटेशन या सूजन दिखता है और कपल्स बहुत एंशियस हो जाते हैं। आप उन्हें कैसे काउंसिल करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना डरने जैसा प्रॉब्लम है नहीं। माइल्ड सूजन तो बहुत बार डिलीवरी के बाद डिसअपियर हो जाती है, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। अगर मॉडरेट या सीवियर सूजन है तो उसमें ये देखना है कि एक किडनी को सूजन है या दोनों की तरफ है। अगर एक किडनी में सूजन है तो हो सकता है पेशाब के रास्ते में कहीं पे रुकावट है, या रिफ्लक्स या ब्लैडर से पेशाब उल्टा जा रहा है, तो सूजन आ सकती है। अगर दोनों किडनीज में सूजन है तो थोड़ा चिंता की बात होती है, क्योंकि शायद ब्लैडर में प्रॉब्लम है, या ब्लैडर से जहाँ पेशाब बाहर निकल रहा है वहाँ पे कोई रुकावट है। मेल्स में एक वाल्व होता है यूरेथ्रा के अंदर जो पेशाब को रास्ता रोक देता है, उसमें पेशाब कम बनता है, और डिलीवरी के बाद उन बच्चों को एक पेशाब का ट्यूब डालना पड़ता है या अर्जेंट सर्जरी भी करना पड़ता है। तो इसलिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। स्कैन में बेबी के ब्रेन में सूजन आई है या वेंट्रिकुलर डायलिटेशन है, तो आप क्या क्या टेस्ट सजेस्ट करते हैं? सो जब हम एक बेबी का ब्रेन स्कैन करते हैं वी मेजर द वेंट्रिकुलर डायमीटर्स, और इसके लेवल्स होते हैं। अगर 10 मिलीमीटर तक है तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है। एनीथिंग मोर देन 10 मिलीमीटर इज कंसिडर्ड एज वेंट्रिकुलोमेगाली। उसमें भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है। अगर 10 से 12 मिलीमीटर है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्कर होता है डाउन सिंड्रोम का, और जिसमें हम लोग नीडल टेस्ट सजेस्ट करते हैं, और वो करना ही चाहिए। और अगर 12 mm से ज़्यादा होता है तो वो यूजुअली कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है अंदर, इसके वजह से होता है, तो एक डिटेल्ड फीटल न्यूरोसोनोग्राम करना ज़रूरी होता है। सर, फीटस में ब्रेन में सूजन है या वेंट्रिकुलोमेगाली है, तो आप इनको कैसे काउंसिल करते हो? सो जनरली हम पेरेंट्स को बता दें कि बेबी के ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जो एक वेंट्रिकल्स के अंदर अपने आराम से सर्कुलेट होता रहता है। अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आता है वेंट्रिकल्स के अंदर तो ये पानी जमा होने लगता है, जिसको हम सूजन बोलते हैं। अगर थोड़ा सा ही पानी जमा हुआ है तो बेबी हैंडल कर लेता है, लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया है और बहुत तेज़ी से जमा हो रहा है तो वो ब्रेन को डैमेज कर सकता है। तो ऐसे केसेस में बेबी को डिलीवरी के बाद एडमिट करना पड़ता है एनआईसीयू में, उसके सोनोग्राफी करनी पड़ती है, और अर्जेंटली या तो पानी टैप करके निकालना पड़ता है, कभी कभी रिजर्वायर लगाते हैं, या फिर बीपी शंट मतलब एक अल्टरनेट पाथ तैयार किया जाता है, जिसके कारण ये ड्रेनेज अच्छे से हो जाए और ब्रेन को फर्दर डैमेज ना हो। सो प्रेगनेंसी के स्कैन में बेबी के ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट है या अजेनेसिस है तो क्या अबॉर्शन करना चाहिए? सो कॉर्पस कैलोसम एक ऐसा एंटिटी है जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन को लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से कनेक्ट करता है। ओके, सो इट बेसिकली कनेक्ट्स राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। तो जब ये एब्सेंट पाया जाता है अल्ट्रासाउंड में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रूल आउट कोई दूसरा स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी है या नहीं, एंड देन वी ऑल्सो एडवाइज एन इन्वेजिव टेस्ट टू लुक एट द क्रोमोसोम्स ऑफ द बेबी। इन केस कुछ स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी है या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी है, देन वी काउंसिल द पेशेंट्स, द रिलेटिव्स कि इसका प्रोग्नोसिस कैसे हो सकता है बिकॉज ऑफ द अदर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज, एंड देन दे मे प्लान टू आइदर कंटिन्यू द प्रेगनेंसी और टर्मिनेट। इन केस कोई दूसरा स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी नहीं है और क्रोमोसोम्स भी नॉर्मल है, then almost 60 to 70% of these babies do well in life. In fact, as a neonatologist, मुझे आपको पूछना है कि how do you counsel these patients? How many babies have you seen, and how do you counsel these patients with agenesis of corpus callosum? सो सोनोग्राफी में जब ये रिपोर्ट आता है कि कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट है तो पेरेंट्स काफ़ी फ्रिक्ड आउट हो जाते हैं। तो
हमेशा डरने की बात नहीं होती है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉर्पस कैलोसम का रोल क्या है. सो एज यू मेंशन, इट्स अ मिडलाइन स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, एंड उसका काम है कि सिग्नल्स क्रॉस ओवर करना सो दैट बोथ ब्रेन्स विल वर्क टुगेदर. आप इमेजिन करो, आप ड्राइव कर रहे हो और आपका लेफ्ट ब्रेन बोल रहा है राइट मुड़ना है, राइट बोल रहा है लेफ्ट मुड़ना है, और इफ दे डोंट टॉक टू ईच अदर, एक्सीडेंट हो सकता है. सो ये बच्चे जब डेवलप होते रहते हैं तो उनकी जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ होती है, जैसे साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो दे स्ट्रगल अ लॉट बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन इश्यूज. लेकिन उसके अलावा मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे कैन डू ऑन देयर ओन. और अगर आइसोलेटेड कॉर्पस कैलोसल अजेनेसिस है तो 60-70% ऑफ द बेबीज कैन बी नॉर्मल. मतलब कोई नोटिस भी नहीं कर पाएगा कि उनको कोई इशू है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक नोन थे जो एडल्ट लाइफ में, वो उनको हेडेक हुआ करके MRI हुआ, एंड ही वाज अ पायलट, वेरी एफिशिएंट पायलट इन अ रेप्यूटेड एयरलाइन कंपनी, एंड ही वाज डायग्नोज्ड टू हैव अ कॉर्पस कैलोसम एजेनेसिस एट द एज ऑफ 45. So you can imagine he lived his life normally without any issues. So it's not end of the story. बट अगर कॉर्पस कैलोसम अजेनेसिस के साथ कुछ अदर ब्रेन अनोमली है, कुछ क्रोमोसोम इश्यूज है, तो डेफिनेटली इन बेबीज़ में डेवलपमेंटल इश्यूज होने का या स्पेशल चाइल्ड होने की चांस ज़्यादा है. तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली पेरेंट्स कैन कंसिडर टर्मिनेशन व्हेन दे फाइंड दिस डायग्नोसिस. बट आइसोलेटेड में दे कैन स्टिल होप टू हैव अ नॉर्मल लाइफ. प्रेगनेंसी के सोनोग्राम में अगर डायफ्रामेटिक हर्निया मतलब डायफ्राम में होल आया तो क्या अबॉर्शन करना चाहिए? सो डायफ्राम इज दैट ऑर्गन जो बेसिकली आपके लंग्स और हार्ट को पेट के इंटेस्टाइन से सेपरेट करता है. व्हेन वी से डायफ्रामेटिक हर्निया, इट मीन्स कि आपके डायफ्राम में होल है, जिसके वजह से जो नीचे के इंटेस्टाइन्स है दे आर गोइंग इन द लंग्स, जिसके वजह से लंग्स के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है. सो व्हेन वी एनकाउंटर दीज बेबीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रूल आउट अदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज़. सेकेंडली, थोड़े रेशियोज़ होते हैं जिससे हम प्रोग्नोस्टिकेट कर सकते हैं कि ये बेबी, विल दिस बेबी डू वेल, विल दिस बेबी नॉट डू वेल. सेकेंडली, क्रोमोसोमल टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है इन केसेस में, बिकॉज दे आर फाउंड टू हैव अ वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स. ऑल्सो लिवर ऊपर है या नीचे है, ये भी देखना ज़रूरी होता है. सो वी सजेस्ट अ फीटल MRI. सो ऑल इन ऑल, we basically look for a multidisciplinary approach involving a fetal medicine, involving a neonatologist, and involving a pediatric surgeon. Secondly, the aim is to basically pull the pregnancy till term, 37-38 weeks तक pull करना है, so that we have a good baby weight. That is why, so what happens is after delivery, अगर सर्जरी करना ज़रूरी पड़े तो फिर यू हैव अ गुड बेबी वेट एंड गुड सर्वाइवल. सर, आपका क्या एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एज अ नियोनेटोलॉजिस्ट? Sure. I mean, I have seen lots of them. We have in fact published also a couple of papers, more than 150 diaphragmatic hernias I have managed. Wow. And so for us also, you know, when the question comes, how this baby will do postnatally या डिलीवरी के बाद बेबी का कैसा स्टेटस होगा, सो फॉर सेम मार्कर्स वी टेक हेल्प फ्रॉम द फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट. हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि लंग की ग्रोथ कैसी है, लंग की साइज़ क्या है. सो लंग को हेड के साथ कंपेयर करते हैं, उसके रेशियोज़ कंपेयर करते हैं. फीटल हमारा अवेलेबल है तो उसमें फीटल लंग के वॉल्यूम पता चलता है. और सेकेंडली, लेफ़्ट साइडेड है तो प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, अगर राइट साइडेड है तो प्रोग्नोसिस ख़राब रहता है. अगर कभी कभी बायलैटरल दोनों तरफ भी होता है तो प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता है. अगर आइसोलेटेड डायफ्रामेटिक हर्निया है और लंग की डेवलपमेंट अच्छी है तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है. 80-90% ऑफ द बेबीज़ कैन सर्वाइव एंड दे कैन डू वेल. उनकी लाइफ देख नॉर्मल जी सकते हैं. हाँ, अगर साथ में हार्ट डिसीज़ है, कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है या लंग्स बहुत छोटे हैं तो ये बेबी स्ट्रगल करते हैं. समटाइम दे डोंट इवन सर्वाइव, और इफ़ दे सर्वाइव ऑल्सो दे टेक लॉन्गर टाइम. NICU में काफ़ी दिन तक उनको रहना पड़ता है या वेंटिलेटर पे रहना पड़ता है और काफ़ी स्ट्रगल हो सकता है. सो decision is based on what is the baby's lungs development and any associated anomaly are there or not. Otherwise, you should consider continuing the pregnancy in majority of the cases. Whenever a baby has congenital diaphragmatic hernia, जब डिलीवरी होता है तो what is your role as a neonatologist? Babies with CDH, diaphragmatic hernia, the delivery should take place in a tertiary center or at least in a hospital where immediate neonatology team is available or a tertiary NICU is available, because these babies many times don't give enough time. Expert team should be present at the time of the delivery. ऐसे बेबीज़ को we prefer to electively intubate, मतलब ब्रीदिंग पाइप at the time of delivery हम डालते हैं ताकि लंग्स को ओपन करें, लंग्स को सपोर्ट करें. एक लार्ज ट्यूब हम
पेट में डालते हैं ताकि जो इंटेस्टाइन्स और स्टमक है उसको हम डीकम्प्रेस करें ताकि लंग्स पे प्रेशर ना बने, और फिर हम उसको एनआईसीयू में लेके जाके बेबीज़ को सिडेटिव्स देते हैं ताकि बेबी कंफर्टेबल हो जाए। ये बेबीज़ के लंग्स क्योंकि कंप्रेस्ड है, उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है वैसे ही लंग्स में भी प्रेशर बना रहता है। उनके कारण उनको ऑक्सीजन करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसे बेबीज़ को हमको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है कुछ दिन तक। उनको स्पेशल मेडिसिन्स देनी पड़ती है उनके प्रेशर्स कम करने के लिए। कभी-कभी हार्ट ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स भी देनी पड़ती है। और जब बेबी स्टेबल हो जाता है, तब पीडियाट्रिक सर्जन आके उनमें सर्जरी करता है। तो टाइमिंग ऑफ द सर्जरी इज़ आइदर 3rd डे, 4th डे और विदिन वीक डिपेंडिंग ऑन व्हाट बेबी इज़ डूइंग। एंड जब हमें ऑप्टिमम स्टेबिलिटी मिलती है तब जाके हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी के लिए जनरली सर्जन्स होल को बंद कर देते हैं डायरेक्टली, या कभी-कभी होल अगर बड़ा हो तो उसमें पैच प्लेस करके भी होल प्रेस करते हैं। सर्जरी के बाद ऑफ़न बच्चा थोड़ा-सा स्ट्रगल करता है 1-2-3 दिन या कभी-कभी ज़्यादा दिन तक, अगर उसके लंग्स ठीक से ओपन अप नहीं हुए तो। लेकिन धीरे-धीरे बेबी रिकवर कर जाता है एंड most of these babies in a week or 2 weeks go home and then they can have a completely normal life without much difficulties. So the prognosis is good and we shouldn't get disappointed with babies when they get diagnosed with CDH. Pregnancy में baby के around जो fluid होता है जिसको amniotic fluid बोलते हैं, वो कैसे बनता है और उसका क्या significance है? So amniotic fluid basically 20 weeks के पहले majorly is formed by the placenta, okay? और 20 weeks के बाद it is formed by the urine of the baby. तो जब एक एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल होता है, सो इट बेसिकली सिग्निफाइज कि बेबी के किडनीज भी नॉर्मल है। सेकेंडली बेबी यूरिनेट करता है एंड देन बेबी ड्रिंक्स इट्स ओन यूरिन, ओके, एंड देन इट अगेन यूरिनेट्स। तो ये साइकिल होना ज़रूरी होता है एक एमनियोटिक फ्लूइड लेवल्स नॉर्मल होने के लिए। टॉकिंग अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंस, amniotic fluid maintains the temperature around the baby, okay. Secondly, it helps in the movements, kicking, hand movements, ये सब में amniotic fluid होना ज़रूरी होता है। Also amniotic fluids normal होना ज़रूरी होता है for the normal lung development of the baby. So कभी-कभी ये amniotic fluid कम हो जाता है जिसको oligohydramnios बोलते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं इसको? First of all, it is important to understand cause of oligohydramnios. कभी कभी वाटर ब्रेकेज हो जाता है जिसके वजह से वाटर लीक हो जाता है, दैट कैन बी वन कॉज। सेकेंडली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बेबी को कोई ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है क्या, कोई स्ट्रक्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। पर्टिकुलरली लाइक आई सेड, एमनियोटिक फ्लूइड इज फॉर्म फ्रॉम द किडनीज ऑफ द बेबी, तो किडनी रिलेटेड कोई इशू है कि नहीं। सो दैट इज़ वाई इन द प्लान ऑफ एक्शन इन दीज बेबीज इज़ वी हैव टू डू सीरियल ग्रोथ मॉनिटरिंग, डॉपलर स्टडीज़ करना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड वेदर द बेबी इज़ गेटिंग एडिक्वेट ब्लड सप्लाई और नो। And there is something called as amnio infusion. It can be tried in certain cases. Amnio infusion मतलब क्या, हम बाहर से पानी डालते हैं अंदर, so that we are basically substituting the amniotic fluid. Okay, great. So जिन बेबीज़ में amniotic fluid कम होता है, मतलब oligohydramnios होता है, आफ्टर डिलीवरी आप कैसे मैनेज करते हो? तो अगर सीवियर है जिसमें कि फ्लूइड बहुत कम था और बेबी के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं कर पाए, ऐसे बेबी डिलीवरी के बाद स्ट्रगल करते ब्रीदिंग में, तो उनको वेंटिलेशन लगता है, ब्रीदिंग मशीन पे डालना पड़ता है। कभी-कभी स्पेशल गैसेस होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, वो देना पड़ता है। रेयर केसेस में हमने एक्मो भी किया है ऐसे बेबीज़ के लंग्स को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन धीरे-धीरे लंग्स ग्रो होते हैं एंड बेबीज़ कैन एक्चुअली स्टिल लिव अ नॉर्मल लाइफ। सेकेंडली, क्यों कम हुआ यूरिन, उसके लिए किडनी की जांच करना ज़रूरी होता है, किडनी का फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है। कभी-कभी इनको डायलिसिस भी लगता है एंड धीरे-धीरे ये किडनीज़ रिकवर करते हैं। लेकिन किडनीज़ के कुछ ऐसे कंडीशंस भी होते हैं जिसमें किडनीज़ पूरी तरह से रिकवर नहीं होता है और फ्यूचर में रीनल किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी लग सकता है। अगर प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा है जिसको पॉलीहाइड्रोनियस बोलते हैं, तो ऐसे केसेस को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मदर को डायबिटीज़ है कि नहीं वो देखना ज़रूरी है। अगर है तो देन दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड। सेकेंडली, बेबी को कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि नहीं, लाइक अगर कोई लिप में प्रॉब्लम है, लाइक वी से क्लेफ्ट लिप, या ईसोफेगस द पाइप विच कनेक्ट्स माउथ टू द स्टमक, उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, स्पाइन ठीक है कि नहीं, या बेबी को कोई न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। सेकेंडली, दीज मदर्स आर प्रोन टू गो इनटू प्री टर्म लेबर, मतलब जल्दी डिलीवरी होने के चांसेस इनमें बढ़ जाते हैं। तो वी कैन ऑफर देम समथिंग कॉल्ड एज एमनियो रिडक्शन, जिसमें हम लोग नीडल डाल के जो एक्सेसिव पानी है वो निकाल देते हैं। ओके, सो दीज इनका चांस प्री टर्म लेबर में जाने का थोड़ा कम हो जाता है, सो दैट वी कैन प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी। श्योर। जब पॉलीहाइड्रामियोस होता है, मतलब बेबी के अराउंड ज़्यादा पानी हो जाता है, तो डिलीवरी के बाद आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं इन बेबीज़ में?
श्योर। सो अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होता है इसोफेजियल एट्रेसिया, कि अगर फूड पाइप ठीक से डेवलप नहीं हुआ है या कभी कभी वो ब्रीदिंग पाइप के साथ जुड़ा हुआ है तो वो इमरजेंसी होती है। तो हमें एक्सरे पे पता चल जाता है, या कभी कभी हम जो फीडिंग पाइप डालते हैं वो नीचे तक नहीं जाता और छाती में रोल हो जाता है, तो उससे पता चलता है। अगर वो नहीं है तो अदर कॉजेस जो ब्रेन के रिलेटेड हो सकते हैं, बेबी की स्वॉलिंग की डिफ़िकल्टी है या उसको कुछ वीकनेस है, तो उसके अदर मार्कर्स करने पड़ते हैं। तो उसका एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजी का रेफरेंस, सोनोग्राफी या कभी कभी एमआरआई या कोई स्पेशल टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं। तो उसका कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बेबीज फिर फीडिंग में डिफ़िकल्टी भी हो सकते हैं। सो अगर हमें कारण पता चल जाता है उसके अकॉर्डिंगली हमें मैनेज करना पड़ता है। That was great. Thank you, Saloni, for coming here and sparing time with us. We really had a great discussion on the topics, because many times pregnancy is very stressful whenever any anomaly is detected and people don't know what to do, and it's a very stressful period to progress or stop at that point. And the points we discussed will definitely help a lot of pregnant couples. And I think the information we shared is really useful. So really thank you for enlightening on so many issues in such a short period of time. Thank you, Dr. Kiran. The pleasure is mine. Honestly, this is my first time doing a podcast and it was really interesting. Also, me as a fetal medicine, I look only up to my counseling is limited to fetal medicine. But Yeah. with you, I've understood how it is important to involve a neonatologist as well in my counseling session so as to give the best possible outcome to the parents. I mean, that's kind of an approach we are trying to promote here. Right. We should not work in silos. We should try and do a joint multidisciplinary team. So a fetal medicine specialist, a neonatologist, and often you need a specialist like a surgeon or a cardiologist, geneticist, to come and do a joint discussion with the family and then give them a solution if they want to progress or they want to investigate further or They want to terminate. Then the life becomes easy. It's not end of the world. So don't get stressed out if anything anomaly comes in. Please contact right people, investigate further, and then take a call. Right. So I think we will see if people are interested. We might come up with a second podcast for a lot more anomalies, with some rare anomalies where people might be struggling to decide. So thank you very much again, and stay tuned, and we might come up again with the second podcast. Thank you. Thank you.